कहते हैं सत्ता के शिखर पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन जो वहाँ सबसे लंबे समय तक टिका रहता है वो अक्सर सबसे अकेला होता है। बिहार की सियासत में एक ऐसा ही चेहरा है नीतीश कुमार। बिहार के बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय शंकरशन ठाकुर ने नीतीश कुमार पर एक पूरी किताब लिखी है, जिसका नाम रखा अकेला आदमी। यह नाम यूं ही नहीं रखा गया। यह कहानी उस शख्स की है जिसने कभी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री जला दी थी ताकि लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाए, जिसने अपने पिता के खिलाफ जाकर सिद्धांतों की शादी की और जिसने सत्ता के लिए बड़े भाई का साथ तो छोड़ा, लेकिन खुद कभी किसी का छोटा भाई बनकर नहीं रहा। आज जब नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद दिल्ली की राजनीति करने जा रहे हैं, तो इस बात की संभावना अब कम ही है कि वो वापस फिर बिहार की राजनीति में लौटेंगे। इसलिए आज हम नीतीश कुमार की जिंदगी के उन 7 मोड़ों से रूबरू होंगे जहां उन्होंने दुनिया के खिलाफ जाकर अकेले फैसले लिए। यह केवल एक मुख्यमंत्री या नेता की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे अकेले आदमी की तलाश है जिसे समझना आज भी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए उनकी हार, उनके त्याग और उनके कड़े फैसलों को देखना जरूरी है। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, जो उनके शुरुआती संघर्ष को दिखाती है। यह नीतीश कुमार के छात्र जीवन के अंतिम दौर और उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत के ठीक पहले का समय है। साल 1973 में नीतीश कुमार का विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से तय हुआ। उनके पिता रामलखन सिंह ने वधू पक्ष से गुपचुप तरीके से 22,000 रुपये दहेज के रूप में ले लिए थे। जब नीतीश को इसकी भनक लगी तो वो बहुत नाराज हुए। वो उसी रात एक रिक्शा लेकर पटना से बख्तियारपुर अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्होंने साफ कह दिया कि या तो दहेज का पैसा लौटाया जाएगा और शादी बिना किसी आडंबर और रीति रिवाजों के सादगी से होगी, अन्यथा वे शादी नहीं करेंगे। काफी बहस के बाद पिता को झुकना पड़ा। अंततः नीतीश ने पटना के लाला लाजपत राय भवन में केवल मालाओं का आदान प्रदान कर सादगी से शादी की। यह कहानी उनके सिद्धांतवादी होने और सामाजिक कुरीतियों के प्रति मुखर रवैये को दर्शाता है। वे अपनी बात के इतने पक्के थे कि उन्होंने अपने पिता तक का विरोध करने में संकोच नहीं किया। इस घटना ने नीतीश कुमार की एक ईमानदार और सुधारवादी छवि की नींव रखी। बाद के वर्षों में जब उन्होंने बिहार में दहेज प्रथा और शराबबंदी जैसे सामाजिक सुधार लागू किए, तो इस छवि ने उन्हें जनता के बीच एक नैतिक बढ़त दिलाई। अब बात हैं साल 1973 और 74 के बीच। नीतीश कुमार की कहानी का यह अहम हिस्सा उनके उस बड़े त्याग और जोखिम के बारे में है जिसने उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। विवाह के कुछ ही समय बाद नीतीश कुमार पटना में शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी रैली में शामिल हुए। उस दौरान सरकार के विरोध में छात्र अपने डिग्रियों की फोटोकॉपी जला रहे थे, लेकिन नीतीश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की मूल डिग्री ही आग के हवाले कर दी। उनके पिता वैद्य रामलखन सिंह चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बनकर स्थिर जीवन जिए, लेकिन नीतीश ने उस सुरक्षित भविष्य के प्रतीक को ही उस दिन जला डाला। यह उनके जीवन का वो मोड़ था जब उन्होंने एक पेशेवर इंजीनियर के बजाय एक पूर्णकालीन क्रांतिकारी बनने का रास्ता चुना। यह किस्सा उनके लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और जोखिम लेने के अदम्य साहस को दर्शाता है। उन्होंने खुद के पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे ताकि वे अपना पूरा ध्यान आंदोलन और राजनीति पर लगा सकें। इस घटना ने उनके समर्थकों के बीच यह विश्वास पैदा किया कि वे एक ऐसे नेता हैं जो सिद्धांतों के लिए अपना करियर तक कुर्बान कर सकते हैं। इसी जुनून की वजह से वे जेपी आंदोलन के एक प्रमुख युवा चेहरा बनकर उभरे और बाद में बिहार की राजनीति के केंद्र में पहुंचे। 1977 में जब पूरे देश में जेपी लहर थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्त माहौल था, उस वक्त नीतीश कुमार नालंदा के हरनौत से जनता पार्टी के टिकट पर अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। इसके 3 साल बाद 1980 में उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लगातार 2 बार मिली इस हार ने उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। यह उनके शुरुआती राजनीतिक कैरियर का वो दौर था जब वे अपनी जमीन तलाश रहे थे।
एक युवा इंजीनियर से पूर्णकालिक राजनेता बनने के बीच का यह सबसे कठिन समय था। इन दो हारों ने नीतीश कुमार को बिहार की जमीनी हकीकत और जातीय समीकरणों को गहराई से समझने पर मजबूर किया। उनके अद्भुत धैर्य और कभी ना हार मानने वाली जिद की परीक्षा हुई और फिर इसी अनुभव के बदौलत वे 1985 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने उन्हें एक लंबी रेस का घोड़ा बनाया। नीतीश कुमार की कहानी का यह हिस्सा उनके उस साहसी निर्णय के बारे में है जिसने बिहार की राजनीति को दो ध्रुवों में बांट दिया और उन्हें एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित किया। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में राम लक्ष्मण या चंद्रगुप्त चाणक्य की तरह जानी जाती थी। नीतीश ने लालू को सत्ता तक पहुंचाने में मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी, लेकिन 1990 के दशक के मध्य तक नीतीश को महसूस होने लगा कि सरकार चलाने का तरीका और बिहार की स्थिति उनके सिद्धांतों के विपरीत जा रही है। 1994 में पटना के गांधी मैदान में हुई कुर्मी चेतना महारैली में नीतीश ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया। उन्होंने लालू यादव के वर्चस्व को चुनौती दी और उनसे अलग होकर अपनी नई राह समता पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उस समय लालू अपने रसूख के चरम पर थे और उनसे टकराना राजनीतिक आत्महत्या जैसा माना जा रहा था। यह उनके जीवन का वो निर्णायक मोड़ था जब उन्होंने एक रणनीतिकार की भूमिका त्याग कर जननायक बनने का फैसला किया। यह फैसला उनकी दूरदर्शिता और वैचारिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। वे सत्ता के सुख भोगने के लिए गलत नीतियों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे। इसी फैसले ने बिहार में लालू बनाम नीतीश की राजनीति की नींव रखी। अगर वे तब अलग न होते तो बिहार को वो वैकल्पिक राजनीति कभी नहीं मिलती जिसने आगे चलकर सुशासन का नारा दिया। नीतीश कुमार की जिंदगी की यह कहानी उनकी नैतिकता और जवाबदेही से जुड़ा है, जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान दी। बात ऐसी है कि अगस्त 1999 में पश्चिम बंगाल के गैसल में दो ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उस समय नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। इस बड़े हादसे के बाद उन्होंने किसी तकनीकी खराबी या निचले अधिकारियों पर दोष मढ़ने के बजाय खुद आगे बढ़कर इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजनीति में जहां लोग अक्सर पद से चिपके रहने की कोशिश करते हैं, वहां उनका यह कदम सबको हैरान कर देने वाला था। यह उनके केंद्रीय राजनीति में अपना दबदबा बनाने और एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरने का दौर था। राजनीति में यह कदम उनकी जवाबदेही और नैतिक साहस को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि उनके लिए पद से बड़ा उनका अंतर्मन है। इस एक फैसले से नीतीश कुमार को बाकी राजनेताओं से अलग खड़ा कर दिया। देश भर में उनकी छवि एक ईमानदार और मर्यादित नेता की बन गई। इसी छवि ने आगे चलकर बिहार की जनता के बीच उनके लिए एक भरोसा पैदा किया, जो 2005 के चुनाव में उनकी जीत का एक बड़ा कारण बना। और शायद उनके इसी गुण को आज हम भी देख रहे हैं जब वो राज्यसभा जाने के लिए अपने मन का हवाला दे रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा का यह किस्सा उनके स्वाभिमान और उनकी राजनीतिक पहचान से जुड़ा है, जिसने गठबंधन की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी थी। जून 2010 में पटना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। उसी दौरान अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, को एक दूसरे का हाथ थामे दिखाया गया था। विज्ञापन में कोसी बाढ़ के दौरान गुजरात सरकार द्वारा दी गई आर्थिक मदद का भी आभार व्यक्त किया गया था। नीतीश कुमार इस विज्ञापन से इतने आहत और नाराज हुए कि उन्होंने न केवल भाजपा के शीर्ष नेताओं के लिए आयोजित आधिकारिक डिनर रद्द कर दिया, बल्कि गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी वापस कर दी। यह उनके मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के ठीक पहले का समय था, जब वे अपनी सुशासन
बाबू की छवि और धर्मनिरपेक्ष पहचान को लेकर बहुत सजग थे। यह किस्सा उनके प्रबल स्वाभिमान और छवि के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि जब बात उनके सिद्धांतों या उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता की आती है तो वे बेहद कठोर निर्णय ले सकते हैं। इस एक घटना ने भाजपा और जदयू के रिश्तों में एक ऐसी खटास पैदा की जो साल 2013 में 17 साल पुराने गठबंधन के टूटने की मुख्य वजह बनी। इसने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर एक सेकुलर विकल्प के रूप में मजबूती से पेश किया, लेकिन साथ ही उन पर अस्थिर होने के आरोप भी लगने शुरू हुए। नीतीश कुमार की कहानी के इस अंतिम हिस्से में उनके उस व्यक्तित्व की बात करते हैं जिसके कारण स्वर्गीय शंकरशरण ठाकुर ने अपनी किताब का नाम अकेला आदमी रखा। यह उनके राजनीतिक उत्कर्ष और उसके बाद के अकेलेपन की कहानी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने भाजपा और नरेंद्र मोदी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी पार्टी जदयू को करारी शिकस्त मिली और वो केवल 2 सीटों पर सिमट गई। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जीतनराम मांझी को अपनी कुर्सी सौंप दी। यह फैसला उन्होंने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज पर लिया था। यहाँ तक कि उनके अपने विधायक भी इसके खिलाफ थे। यह उनके मुख्यमंत्री काल का वो दौर था जब वे अपनी सत्ता के चरम के बाद एक बड़ी राजनीतिक विफलता का सामना कर रहे थे। इस फैसले ने बिहार की राजनीति में एक नए अस्थिर दौर की शुरुआत की। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ महागठबंधन करने और तोड़ने और फिर वापस भाजपा के साथ सरकार बनाने जैसे अप्रत्याशित कदम उठाए। यह कहानी उनके अकेलेपन और अति नैतिकता को दिखाती है। नीतीश कुमार अक्सर बड़े और कड़े फैसले अकेले लेते हैं, जहां वे अपने सलाहकारों या पार्टी से ज़्यादा अपनी छवि और नैतिकता को प्राथमिकता देते हैं। उनके इस स्वभाव ने उन्हें एक अकेला आदमी बना दिया है, जिसके पास समर्थक तो बहुत है लेकिन शायद ही कोई ऐसा मित्र जिसे वे अपना बराबर मान सकें। नीतीश कुमार ने साबित किया कि वे किसी खेमे के नहीं बल्कि अपनी छवि के गुलाम हैं। आज भी जब बिहार की राजनीति करवट लेती है तो सबकी नज़रें उसी अकेले आदमी पर टिकी होती हैं, क्योंकि करोड़ों के जनसमर्थन और दर्जनों गठबंधनों के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर जीना और अपनी शर्तों पर राजनीति करना कभी नहीं छोड़ा। सत्ता की इस लंबी दौर में उन्होंने बहुत कुछ पाया, लेकिन शायद एक दोस्त ऐसा नहीं बचा जिसे वो अपना हमदर्द कह सके। यही इस अकेले आदमी का दर्द है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लें। नीतीश कुमार को लेकर और उनकी राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर दिख रहा है तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।